नमस्कार दोस्तों, बच्चों सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ITI के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो हो जाओ तैयार। कॉपी पेन लेके साथ बैठेगा। हम आपको कुछ आज बहुत ही रिवीजन क्लास है ये अपनी। तो देखो, गवर्नमेंट ने पहले तो बच्चों को प्रमोट कर दिया था, उसके बाद आदेश निकाले हैं कि एग्ज़ाम लेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी DGT को दिखा देना है कि हम भी तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी तरह से तैयार हैं। तुम पेपर लो, हम पेपर देने के लिए तैयार है। अब पता चल जाएगा बच्चों को, जो बच्चों ने ITI को मजाक समझा हुआ था उन बच्चों के लिए अब पता लगेगा कि ITI क्या चीज़ होती है। ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जब सभी बच्चे प्रमोट हो जाते हैं तो बच्चों ITI में भीड़ बढ़ती। अब भीड़ नहीं बढ़ेगी, टेंशन नहीं लेने का है। तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठेगा। आप सभी कॉपी पेन लेके साथ बैठेगा और लीड लगा के देखेगा वीडियो को। तो हम आपको कुछ, तो सबसे पहले जैसे पहला चैप्टर है अपना प्राथमिक विद्युत। तो प्राथमिक विद्युत कराएंगे, यानी कि विद्युत, जो प्राथमिक विद्युत है, जो उसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो चीज़ हम आपको कराने जा रहे हैं पहले वाले। तो सबसे पहले है जैसे प्राथमिक विद्युत में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली बनते हैं जैसे पदार्थ में से। पदार्थ से छोटा होता है अणु। पदार्थ से छोटा क्या होता है? अणु। अणु से छोटा होता है परमाणु। इसका मतलब यह है कि अगर हम पदार्थ के 2 टुकड़े कर दें या अनेक टुकड़े कर दें तो वो जो टुकड़े होंगे उनको बोलते हैं हम अणु, और अणु के भी और टुकड़े करते हैं तो उनको बोलते हैं हम परमाणु। लेकिन परमाणु के अगर हम और टुकड़े नहीं कर सकते तो सबसे स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटा कण क्या कहलाते हैं? परमाणु बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? परमाणु। और परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज़ों से? एक तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन, इधर को प्रोटॉन होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अब इनमें से जब क्वेश्चन बनते हैं तो ये बनते हैं कि भाई निम्न में से सबसे छोटा है कौन सा है? तो पदार्थ, अणु, परमाणु, ये ऑप्शन में आएंगे। तो हमें पता लग जाना चाहिए परमाणु। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ है? तो परमाणु। कौन सा, मतलब इनमें निम्न में से स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इनके खोज करते पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है? प्रोटॉन का खोज करता कौन है? और न्यूट्रॉन का कौन है? इलेक्ट्रॉन आवेश से उदासीन है, कौन सा ऋणावेशित है, ये ऐसे पूछा जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की कौन ने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की थी। देखो, आप कॉपी पेन से हाथों हाथ लिखते जाना इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही क्वेश्चनों को लिखवाने वाला हूँ 5 चैप्टरों के। तो ये वीडियो अपनी कम से कम 1 घंटे के आसपास की बनेगी, 1 घंटा, पौन घंटे की। तो आप इनको लिखते जाओ हाथों हाथ कॉपी पेन से। इसको बाद में भूल जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन आते हैं पहले चैप्टर में से। आपका रिवीजन अभी ज़्यादा आधा घंटा में 5 चैप्टरों का रिवीजन हो जाएगा, और इनमें से 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे। आप आराम से पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा आपसे मतलब वादा है। अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं फंसे तो मेरे को वीडियो को भले चाहे आप देखना बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, पदार्थ होता है, पदार्थ से छोटा अणु होता है, अणु से छोटा परमाणु होता है। परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। लिख ले तीनों प्रश्न, 3-4 प्रश्न जो मैंने बताया अभी तक। अब इसमें और देखो,
इलेक्ट्रॉन है जो ऋणावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन है जो कौन सा होता है, ऋणावेशित। ऋणावेशित कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कितना कूलाम आवेश होता है इस पे। इलेक्ट्रॉन है जो ऋणावेशित है, कितना ऋणावेशित है, -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। प्रोटॉन पे वो जो प्रोटॉन है जो धनावेशित कण होता है, कितना धनावेशित है, वही 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। ठीक है ना ये। अच्छा अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन। लिख लेना आप ब्लैक बोर्ड पर, अगर नहीं दिख रहा हो नीचे तो आप कॉपी पेन में लिख लेना। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। यह आपने लिख लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना भारी है। तो प्रोटॉन भारी है कितना, 1840 गुना। 1840 गुना क्या है, भारी। प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। अच्छा अगर ये उल्टा भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन घुमा के आता है कई बार, देख लेना। ये कभी तो पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना भारी है, या पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना हल्का है, इलेक्ट्रॉन कितना हल्का है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हल्का पूछे तो वही हल्का तो आएगा वही 1840 गुना। यानी कि इसको ऐसे भी लिख देता है 1/1840। ये इतना, इसका मतलब ये भी वही है, हल्का। इसका मतलब भी यही है, ये इसके विपरीत है बिल्कुल। ये भारी है, ये हल्का है, 1/में लगा देना, यानी कि इसके इतना हल्का है। ठीक है ना। तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन से इनसे वो और पूछ लेता है, इन पे आवेश और पूछा जाता है। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इतना आवेश होता है इस पे, प्रोटॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 9.02 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ये आवेश होता है इन पे, इतना आवेश प्रोटॉन होता है। और मैंने तुमको पहले ही बता दिया न्यूट्रॉन है जो उदासीन है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन बोले उनको आप वीडियो को दोबारा रिवाइज कर करके नहीं लिख लेना, सभी वीडियो को रोक रोक के नहीं लिख लेना। तो आगे चलते हैं हम आपको अब इनके बारे में कुछ बताते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये तीनों प्रकृति के मूल कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल कण। ये तीनों क्या कहलाते हैं, मूल कण। तो लिख लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रकृति के तीनों मूल कण है। उसके बाद लिख लो भाई ये तीनों मूल कण है, ये तो लिख लिया आपने। उसके बाद देखो ये तीनों किसी भी पदार्थ में मिले तो सभी प्रकार से समान होते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें प्रोटॉन देखें तो इस पदार्थ में भी या इसी पदार्थ में कोई सा भी पदार्थ उठा के देख लो, अगर इसके इलेक्ट्रॉन निकाले हम इसके इलेक्ट्रॉन निकाले तो दोनों में सेम ही मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों। ये नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस पदार्थ का परमाणु भार कहते हैं। हाँ, परमाणु भार पूछा जा सकता है, परमाणु भार लिख लेना। परमाणु भार, परमाणु भार बराबर होता है, परमाणु भार जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या का योगफल। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का योगफल। किसी
किसी का भी हम अगर परमाणु भार निकालते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो आप समझ जाना चाहिए कि जब परमाणु भार की बात करें, किसी भी पदार्थ के परमाणु भार तुमसे पूछा जाए तो समझो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ये बात पूछ रहा है, यूँ समझो, ठीक है ना। तो परमाणु भार आपको पता लग गया होगा। उसके बाद है जो आगे देखो, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का वह गुण जो उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल को उत्पन्न करता है विद्युत आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। और आवेश के प्रवाह की दर से हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश मैंने तुमको अभी बताया, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। कितना आवेश होता है, दो प्रकार के, धनावेश और ऋण आवेश। ये लिखते जाना सभी क्वेश्चन, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वो कूलाम होती है, कूलाम या एम्पियर प्रति सेकंड होती है। एक कूलाम आवेश पर 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश पर, ये मैंने अभी बताया, 6.28 × 10 की पावर 18 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आवेश पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि भाई अगर किसी पदार्थ में इतने इलेक्ट्रॉन है तो समझो उसमें एक आवेश चार्ज है, ये है इसका मतलब। कितने, 6 पॉइंट, ये पॉइंट है, देख लो, देखना चाहिए तुम्हें वीडियो में। 6 पॉइंट इंटू 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो समझो उसमें एक कूलाम आवेश चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की इकाई ऋणावेश मानते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की जो इकाई होती है वो क्या मानते हैं, ऋणावेश मानते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत कितने प्रकार की होती है। आज हम आपको ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाले हैं, तो लगातार हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हम आपको जो वीडियो दे रहे हैं उसमें आपको जो वो मिल रही है, कंटेंट जो मिल रहा है वो हमें बहुत बड़ी मशक्क़तों से तैयार किया है और हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। तो आप इसको लगातार नोट करिएगा। मैं बात आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप ये वीडियो केवल देख रहे हैं तो आप इसको यूँ समझो मिसयूज कर रहे हो, आप समय भी बर्बाद कर रहे हो और आप पूरी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पेपरों के बहुत 1, 2, 3 तारीख को आपके पेपर हैं, तो आप जल्द से जल्द पेन कॉपी उठाइए और ये वीडियो को लिखने लग जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो सोच लिया है कि भाई अब बच्चों को मतलब वही मजाक बना रखा ITI का, तो इसलिए तो अब तुम मजाक मत बनो, क्योंकि गवर्नमेंट जिस हिसाब से चल रही है तुम भी उस हिसाब से चलो। गवर्नमेंट को बता दो, तुम भी दिखा दो कि हम भी पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप एग्ज़ाम ले तो हम एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयार हैं। अब जो जुगाड़ लगाने वाले बच्चे हैं उनको पता लग जाएगा कि कौन जुगाड़ लगाते हैं, कौन क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि हम भी मुकाबला टक्कर का करने वाले हैं। ये तो तुम भी दिखा दो DGT को कि हम भी टक्कर के मुकाबले के लिए तैयार है। तो अब चलते हैं हम आपके विद्युत के प्रकार। तो विद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थिर विद्युत और एक गतिशील विद्युत, यानी कि गतिज विद्युत। स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत, विद्युत दो प्रकार की होती है। किसके प्रकार है, विद्युत के। किसके प्रकार है, विद्युत के 2 प्रकार है, स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत। अच्छा, ये 2 प्रकार है, या फिर ऐसे भी बोलते हैं यहाँ पर विद्युत 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो AC और एक DC। ये भी विद्युत के ही प्रकार है, AC और DC। ऐसी विद्युत होती है जो अल्टरनेटिंग करंट होती है और DC विद्युत होती है जो डायरेक्ट करंट होती है। तो इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की फुल फॉर्म लिखना ALTER, अल्टरनेटर NAT, अल्टरनेटिंग ING, अल्टरनेटिंग करंट CURRENT, अल्टरनेटिंग करंट। और इसका फुल फॉर्म लिखना डायरेक्ट करंट DIRECT, डायरेक्ट करंट CURRENT।
ENT। हो सकता है आपको अक्षर नहीं साफ दिख रहे हो, तो आप ये देख लेना, आपको पूरी तरह से दिखना चाहिए। मेरे को लग रहा है कैमरा हिल गया है, तो मैं इस वीडियो को एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने कैमरा सही कर दिया है। अब आप देखते रहिए दोबारा। देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए है और मैं अकेला ही ये सब काम करता हूँ। वीडियो भी बनाता हूँ, उसको फिर अपलोड भी करना होता है, कंटेंट भी तैयार करना होता है, और कैमरा रोकने के लिए भी कोई नहीं होता। कभी कभी रोकनी पड़ जाती है वीडियो भर में, तो आप समझते हो सब बातों को, तो इसलिए आप सोच सकते हो कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो टेंशन वाली बात है नहीं, आप बस लगातार जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ वो आप लगातार लिखते जाइए। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट मैंने लिखवा दिया है। अच्छा, डायरेक्ट करंट हमें कहाँ मिलती है, क्या उपयोग है? देखो, इसके ये पूछा जा सकता है कि भाई डीसी करंट क्या काम आती है, एसी करंट क्या काम आती है। तो ये हमें जो मिलती है ये किस किस से मिलती है? तो हमें बैटरी से मिलती है। डीसी करंट किससे मिलती है? बैटरी से मिल सकती है। किससे मिल सकती है? और जनरेटर से मिल सकती है, जनरेटर की सहायता से। और किससे मिल सकती है? सेल से मिल सकती है, सेल या बैटरी, सेल, बैटरी, जनरेटर, इनसे हमें डीसी करंट हम उत्पन्न कर सकते हैं, मिल जाती है, हमें बन जाती है। अच्छा, जो एसी करंट होती है वो हमें किससे मिलती है? वो किससे मिलती है हमें? ये तो ट्रांसफार्मर से मिलती है। एसी करंट है जो किससे मिलती है? ट्रांसफार्मर से मिलती है और अल्टरनेटर से मिलती है, अल्टरनेटर से मिलती है। अच्छा, जो एसी करंट है उसका जो उपयोग हम कहाँ करते हैं? एसी करंट का हम उपयोग करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट लिख लेना। एसी करंट की जो आवृत्ति है, आवृत्ति पूछी जाती है हमारे पास। जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सी आती है? एसी आती है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सी आती है? एसी आती है। और इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज कोई साइकिल पर सेकंड बोला जाता है, साइकिल पर सेकंड बोला जाता है, साइकिल पर सेकंड बोला जाता है आवृत्ति। अच्छा, डीसी की अगर बात करते हैं हम, तो डीसी की आवृत्ति होती है जो 0 होती है। डीसी की आवृत्ति होती है जो क्या होती है? 0। कितनी होती है? 0। डीसी करंट है जो क्या कैसे चलती है? मैंने तुमको पहले भी बताया था। डीसी करंट है जो ऐसे चलती है डायरेक्ट। ये 0 है, ये पॉजिटिव मान है, ये नेगेटिव मान है। तो 0 जो डीसी करंट होती है वो कैसी चलती है? सीधी। और एसी करंट होती है जो कैसी चलती है? ये एसी करंट ऐसे चलती है, कम ज्यादा। अब तुम बोलोगे डीसी करंट क्या? ये जैसे ये दूसरा मान है, हमें मैं ये मिटा रहा हूं, लिखते जाना तुम। जो डीसी करंट है ये देखो, ये 0, ये पॉजिटिव मान, ये नेगेटिव मान। तो उसके बाद जैसे ये जो चल रही है, क्या ये ऐसी है? ये ऐसी नहीं है, ये अशुद्ध डीसी में आएगी। ये क्या है? पल्सेटिंग डीसी है, यानी कि इसका मान कम ज्यादा तो हो रहा है लेकिन 0 से नीचे नहीं जा रहा है, तो ये डीसी में ही आएगी। कौन सी है? डीसी। ऐसे ही ये ऐसी है, तो ये क्या है? पहले पॉजिटिव मान जा रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए। तो जो समय के साथ अपनी दिशा चेंज करे वो तो कहलाएगी एसी, और जो समय के साथ अपनी दिशा चेंज नहीं करे वो कहलाएगी डीसी। तो डीसी ये भले चाहे दिशा अपनी चेंज कर रही हो, लेकिन ये फिर भी डीसी कहलाएगी, क्योंकि ये न तो शुद्ध डीसी नहीं है और शुद्ध एसी भी नहीं है, तो ये डीसी की श्रेणी में आएगी। ऐसे ही हमें एसी के भी प्रकार मिलते हैं, कभी ऐसे चलती है तो कभी ऐसे चलती है, ऐसे कैसे भी। तो ये अलग अलग प्रकार है। तुम तो ये याद रखना बस, डीसी जो समय के साथ मान नहीं बदले, और एसी जो समय के साथ मान और दिशा चेंज करे, वो एसी। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं गतिज विद्युत और स्थिर विद्युत। जो स्थिर विद्युत है उसका उपयोग कहाँ है? उसका उपयोग क्या किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो स्थिर विद्युत का कोई उपयोगी नहीं है। ये क्या है? उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है ये।
और गतिज विद्युत है जो हमारे काम आती है वो गतिज विद्युत है, यानी गतिज विद्युत जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए वो गतिज विद्युत कहलाती है। और ये हमारे काम भी आती है, सारा काम इसी विद्युत से होते हैं। ठीक है, आपको इसे समझ में आ गई होगी गतिज विद्युत और स्थिर विद्युत। अच्छा, तो इनमें जो है एक ये इनके खोजकर्ता और पूछे जाते हैं। स्थिर विद्युत के खोजकर्ता कौन है और देशी विद्युत के खोजकर्ता कौन है? तो वैसे अगर विद्युत की खोजकर्ता पूछे तो विद्युत के खोजकर्ता वोल्टा नामक वैज्ञानिक था। स्थिर विद्युत के जो खोजकर्ता है वो वोल्टा है, और गतिज विद्युत के जो खोज करता है वो कौन है, मेरा भी याद नहीं आ रहा, मैं लिखवा दूंगा वे भी, तो ये देख लेना। और उसके बाद देखो, ये मैंने विद्युत पढ़ा था। अब उसके बाद है विद्युत के प्रभाव। विद्युत के जो प्रभाव है, विद्युत के प्रभाव, आगे देखो विद्युत के प्रभाव, लिखते रहना प्रभाव। तो कितने प्रभाव है विद्युत के? देखो 5-6 प्रभाव है। तो सबसे पहला प्रभाव है जैसे ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, अब ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, क्या काम आता है, कहाँ पे काम आता है ऊष्मीय प्रभाव? तो ये लिख लेना आप। ऊष्मीय प्रभाव जैसे भी कि हमने विद्युत के माध्यम से कोई हीटर चलाया, तो हीटर ने ऊष्मा देना स्टार्ट करी, तो वो विद्युत हमें किसके रूप में दिखाई दे रही है, किसके रूप में हम काम ले रहे हैं, ऊष्मा के रूप में, तो वह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। अब ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो कहाँ पे किया जाता है? जैसे इलेक्ट्रिकल प्रेस में, किस में किया जाता है? प्रेस में, इलेक्ट्रिकल प्रेस में, और आयरन केतली में, आयरन केतली, आयरन हीटर, आयरन केतली, आयरन हीटर, पंखा नहीं, और जो बल्ब है उसमें भी, उसमें प्रकाशीय प्रभाव भी काम आता है, और ये भी बल्ब, ठीक है ना, बल्ब या बल्ब कुछ भी कह सकते हो आप, जो भी आपको उचित लगे। अच्छा, ये तो है हमारे ऊष्मीय प्रभाव। उसके बाद है चुंबकीय प्रभाव। दूसरा कौन सा है? चुंबकीय प्रभाव। देखो दूसरा कौन सा है? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव आपको लिखने में राइटिंग, हैंड राइटिंग हो सकता है समझ में नहीं आए, तो जो मैं बोल रहा हूं उसी हिसाब से आप तो लिखते जाओ फटाफट। बस चुंबकीय प्रभाव क्या, कौन सा प्रभाव होता है? चुंबकीय प्रभाव है जो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग हम जैसे मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत घंटी है, इनमें जो ये जो चलती है ये चुंबकीय प्रभाव के माध्यम से चलती है। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव के माध्यम से चलती है। अगर इस दुनिया में चुंबक नहीं होता तो विद्युत नहीं होती, और विद्युत नहीं होती तो चुंबक भी नहीं होता। ठीक है ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिपेंड है। विद्युत के माध्यम से चुंबक बनती है और चुंबक के माध्यम से विद्युत बनती है। तो चुंबकीय प्रभाव में कौन कौन से काम करते हैं? जैसे विद्युत मोटर, विद्युत मोटर जनित्र, मोटर जनित्र, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर देखो ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, ट्रांसफार्मर ऐसे लिखते हैं, ट्रांसफार्मर। पंखा मतलब जो भी घूमने वाली मशीन है वो सब, जैसे रिले। अब रिले घूमने वाली नहीं है लेकिन फिर भी चुंबक के सिद्धांत पे काम करती है, तो ये यानी कि जिनमें भी चुंबक बने वो चुंबकीय सिद्धांत पे काम करती है, तो ये चुंबकीय प्रभाव पे दिखाती है। उसके बाद है रासायनिक प्रभाव। उसके बाद कौन सा है? रासायनिक प्रभाव। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। वीडियो को वापस कर करके नहीं, आप नोट करते रहना। ये जो सब पूछे जाएंगे, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जैसे इनमें से कोई भी आ जाएगा, जैसे केटली या विद्युत हीटर, निम्न में से किस प्रभाव पर काम करता है? ये 4 ऑप्शन में जाएंगे, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरणीय प्रभाव। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई जो हीटर है जो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, नहीं कि चुंबकीय प्रभाव पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आप जरूर से जरूर आप इनमें, समझ रहा हूँ कि आप नोट करते रहे होंगे और आप नोट करते चलिएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर धीरे पढ़ाओ, धीरे। मैं धीरे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका कोर्स 5-7 दिन में मेरे को कोर्स कराना है, रिवीजन कराना है। ये रिवीजन क्लास है, धीरे हम क्लास में पढ़ाते हैं उस समय। अब देखो रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव में जैसे हमारी बैटरी होती है, कौन सी? बैटरी। बैटरी जो काम करती है कौन से सिद्धांत पे करती है? रासायनिक सिद्धांत पे काम करती है। किस सिद्धांत पे काम करती है? रासायनिक। बैटरी है, सेल है, ठीक है ना। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रासायनिक सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? रासायनिक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, विद्युत रंजन में करते हैं, बैटरी चार्जिंग में करते हैं। लिखते जाना, मैं जो बोल रहा हूं वही लिखते जाना आप तो। बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग के बाद धातु निष्कर्षण या धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण, निष्कर्षण, निष्कर्षण। अब धातु निष्कर्षण है जो, धातु निष्कर्षण क्या होता है? जो मेटल रिफाइनरी, मेटल रिफाइनरी, यानी कि धातु निष्कर्षण का मतलब होता है मेटल रिफाइनरी। और मेटल रिफाइनरी का मतलब है कि धातुओं को, एक धातु पे दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं या धातु से शुद्ध धातु बनाते हैं हम, तो यो धातु रिफाइनरी कहलाता है, धातु निष्कर्षण कहलाता है वह, ठीक है ना। यानी कि धातुओं को शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए हम रासायनिक प्रभाव का उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं ये चीज अगले चैप्टरों में, थ्योरी में जब पढ़ाते हैं तो तब आती है। तब तो इतना याद रखना कि रासायनिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बैटरी चार्जिंग में, धातु निष्कर्षण में, ठीक है ना। और ये कौन कौन, ये कहाँ से मिल सकते हैं हमें, कहाँ देखने को मिलते हैं? बैटरी में और सेल में ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। उसके बाद है किरणीय प्रभाव। किरणीय प्रभाव अगला है, किरणीय प्रभाव। किरण प्रभाव, किरण जो प्रभाव है ये, इसका उपयोग हमें कहाँ करते हैं? जैसे इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो उपयोग तो आएगा का इसमें, उसमें क्या बोलते हैं? एक्सरे में। किस में आएगा? एक्सरे में। एक्सरे में एक उपयोग करें। जब भी डॉक्टर हमारा एक्सरे करता है तो विद्युत का जो किरणीय प्रभाव है उसके माध्यम से एक्सरे होता है। सोनोग्राफी में, एक्सरे में, इसमें सोनोग्राफी में हमारे किरणीय प्रभाव के माध्यम से होती है सोनोग्राफी, ठीक है ना। हाँ, तो और वैसे इस, ये कहाँ देखने को मिलती है हमें? जहां पर भी हमें अधिक फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता हो या अधिक वोल्टता की आवश्यकता हो, अधिक वोल्टता, अधिक वोल्टता, वे अधिक फ्रीक्वेंसी, वे अधिक फ्रीक्वेंसी, अधिक फ्रीक्वेंसी बोले तो या आवर्ती, अधिक आवर्ती, जहां पे हमें चाहिए वहां पे हमें किरण प्रभाव का उपयोग करते हैं। अब जो लास्ट प्रभाव है वो है गैस आयनीकरण प्रभाव। इसको मैं मिटा रहा हूं, देख लेना, लिख लेना, वापस वीडियो को वापस रिवर्स कर करके आप लिखते जाना। अंतिम जो प्रभाव है वो है अपना गैस आयनीकरण प्रभाव। तो गैस आयनीकरण जो प्रभाव है, अंतिम जो प्रभाव लिख लेते रहना, गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्बों में इसका उपयोग कहां करते हैं? उच्च प्रकाश देने वाले बल्ब होते हैं, जो उच्च प्रकाश देने वाले बल्ब, देने वाले बल्बों में, बल्बों या बल्बों, ठीक है ना, बल्बों में। अच्छा,
तो उच्च प्रकाश देने वाले बल्ब कौन कौन से होते हैं? जैसे मरकरी वेपर लैंप, मरकरी एमबी बोलते हैं इसको, एमबी मरकरी वेपर लैंप, और सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, ये जो भी उच्च प्रकाश देने वाले बल्ब होते हैं उनमें इनका गैस आयनीकरण प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको विद्युत के प्रभाव को समझ में आ गए होंगे। मैं समझता हूं कि आपको ये विद्युत के प्रभाव भी समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कराऊंगा मानव स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित, यानी कि दूसरे चैप्टर से, पहला ही चैप्टर है, दूसरे संबंधित नहीं है, उससे संबंधित कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। देखो अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित चैप्टर से क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। वैसे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी मैं 2-4 क्वेश्चन लिख के लाया हूं, मोस्ट क्वेश्चन वो आपको मैं करा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमें उन क्वेश्चनों से करने से पहले यह समझना चाहिए कि दुर्घटना क्या होती है। तो दुर्घटना आपको पता है कि जैसे कि अचानक होने वाली घटना से हम दुर्घटना कहते हैं, और दुर्घटना को हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, बस कम कर सकते हैं दुर्घटना होना। ठीक है ना। आज हम गवर्नमेंट या मतलब कितने भी जनता के लिए साफ सुथरे, कितने भी अलग अलग रोड बना दो, डिवाइडर बना दो, कितने भी कैसे बना दो, फिर भी एक्सीडेंट तो होंगे ही। तो यानी कि इसका मतलब यही है कि हम दुर्घटना को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बस कुछ सावधानी अगर रखी जाए तो उनको हम कम कर सकते हैं। तो दुर्घटना अचानक होने वाली घटना से बोलते हैं। दुर्घटना के अब परिणाम क्या होते हैं और दुर्घटना के कारण क्या होते हैं। तो परिणाम तो क्या होता है, अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, परिणाम तो क्या निकलेगा उसका? परिणाम तो यही निकलेगा कि उसका अपंग, मतलब अपंग हो जाएगा, लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, काना हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो है परिणाम। अब दुर्घटना के कारण क्या हो सकते हैं? तो कारण में आपको मैं कुछ मोस्ट कारण है वो लिखवा रहा हूं। तो सबसे पहला कारण है जैसे अरुचि। क्या है? कार्य के प्रति अरुचि। तो मैं यहां लिख रहा हूं दुर्घटना के से होने वाले कारण। अब आप जब मैंने बोल दिया कि दुर्घटना से होने वाले कारण में लिखवा रहा हूं तो आप लिख लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा दुर्घटना से होने वाले कारण लिखो एक एक करके, आप तो मैं डायरेक्ट कारण ही लिखूंगा यहाँ पे। तो आप इस बात को समझ लेना, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए आप शॉर्टकट में लिखते चलना। तो सबसे पहला कारण है अरुचि। सबसे पहला कारण कौन सा है? अरुचि। दूसरी है असावधानी। असावधानी। तीसरा कारण क्या है? अज्ञानता।